हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम पढ़ रहे थे एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो भी जीके के क्वेश्चन एमटीएस की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और इनकी 3 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी और आज चौथी क्लास है और इसमें भी हम 12 to 13 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जीके से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और उसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं इस समय जो अदर एग्ज़ाम है, जिनमें यूपी टेट का एग्ज़ाम है जो कि 28 नवंबर को होना प्रस्तावित है। उसके साथ ही साथ सी टेट का एग्ज़ाम भी जो कि इस बार ऑनलाइन मोड में होने वाला है, वो भी हमारा दिसंबर में होने वाला है। उसके अलावा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ये भी नवंबर में होने वाला है और भी कई सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये भले ही एमटीएस के हों, भले ही एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हों, लेकिन देखिए जो जनरल नॉलेज होता है वो ऐसा तो है नहीं कि किसी में दूसरा हो, इतिहास दूसरा हो या जो जियोग्राफी है वो अलग हो। क्वेश्चन भले ही ये एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के हों, बट ये इम्पोर्टेंट सभी एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं। वैसे जैसे ही हम इन एमटीएस वाली सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम जो यूपी टेट सी टेट के जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसपे वो स्टूडेंट भी जो यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी वो क्वेश्चंस बेनिफिशियल हों। इसीलिए हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे बाद में, पहले क्योंकि अभी 5 अक्टूबर से ही एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो पहले हम एमटीएस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर हम इन एग्ज़ाम्स के बारे में भी जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है जो कि बना है इन्वायरमेंट स्टडी से, यानी पर्यावरण से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, प्रदूषण से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। निम्न प्रदूषकों में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? देखिए 4 यहाँ पर पॉलिटेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा इसमें द्वितीयक प्रदूषक है। सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि कौन से प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, कौन से प्राइमरी पॉलिटेंट होते हैं, कौन से सेकेंडरी पॉलिटेंट होते हैं। तो बात करें अगर हम प्राथमिक, तो नाम ही है प्राथमिक प्रदूषक, तो इसका मतलब ये होता है ऐसे प्रदूषक जो हमें सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। और इनमें कौन कौन आ जाता है? इनमें आता है आपका NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, CO2, SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ये जो तीनों आप देख रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इसी को SO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 कहते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, ये सभी यानी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी आपके प्राथमिक प्रदूषक हैं। यानी सीधे तौर पर, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है सीधे तौर पर हमें प्रभावित करती है, इसीलिए इन्हें प्राथमिक प्रदूषक की सूची में रखा जाता है। और अब बात आती है द्वितीयक प्रदूषक कौन से होते हैं। तो देखिए द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो दो प्राथमिक प्रदूषक मिलकर जब एक नया प्रदूषक बनाते हैं तो उसे हम द्वितीयक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। और इनमें कौन कौन शामिल है? तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में हमारा आता है स्मॉग, ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है, स्मॉग। उसके अलावा ओजोन। अब आप सोच रहे होंगे कि ओजोन लेयर तो हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। तो देखिए जो ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में वो होती है हमारे लिए लाभदायक, या हम कह लें वो लेयर हमको बचाती है किससे? पराबैंगनी किरणों से। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमको ओजोन लेयर बचाती है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। बट एक ओजोन है जो हमारी ग्राउंड में पाई जाती है, यानी ये कह लें क्षोभ मंडल में पाई जाती है और इसे माना जाता है प्रदूषक, यानी ये एक प्रदूषक होती है ओजोन। और इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है VOC प्लस जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो मिलकर O3 का निर्माण करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। और ये ओजोन हमारे लिए नुकसानदायक होती है, यानी इसे प्रदूषक की श्रेणी में रखा गया है। अब VOC क्या है? देखिए ये एक टॉपिक है इन्वायरमेंट का, आप देख सकते हैं प्रदूषण, और इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जब आप उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम शॉर्ट में आपको बता दें कि जो VOC होता है ये भी एक प्रदूषक होता है जो पाया जाता है। जो हमारी परफ्यूम होती है या कोई स्प्रे होता है तो उसमें भी हल्का सा प्रदूषण होता है, और ये एक तत्व होता है उसमें VOC, और ये उसमें पाया जाता है हमारी जो परफ्यूम्स होती हैं उनमें। और वही और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों मिलकर, देखिए 2 प्राथमिक प्रदूषक मिलकर O3 का निर्माण करते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो ओजोन लेयर एक अलग चीज़ है और ओजोन ग्राउंड सरफेस में ये एक अलग चीज़ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए कभी कभी स्पेशल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली इस क्षेत्र के पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा विलियम रॉन्जन, यानी विलियम रॉन्जन भौतिकी में
नोबेल प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे और इनको एक्स रे की खोज के लिए, यानी इन्होंने एक्स रे की खोज की थी, एक्स किरणों की खोज की थी वैज्ञानिक विलियम रॉन्जन ने, और इसलिए इन्हें नोबेल प्राप्त, यानी भौतिकी में नोबेल प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्न प्रसिद्ध व्यक्तियों में भूदान और सर्वोदय आंदोलन, भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाए गए थे? तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ये भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन चलाए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन एक बार फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और वो है बायोलॉजी से रिलेटेड। देखिए, निम्न में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और कई बार ये भी पूछा जाता है रतौंधी रोग किसके कारण होता है, स्कर्वी रोग, बेरी रोग या रिकेट्स रोग किसके कारण होता है। तो ये हमारे लिए जो आंसर होते हैं बिल्कुल ही ईजी होते हैं। हमको पता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, बट कभी कभी यही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, डिफ़िकल्ट बन जाते हैं। जब देखिए यहाँ पर जिसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है, यहाँ पर वो विटामिन नहीं दिया हुआ है, बल्कि उसका रासायनिक नाम दिया हुआ है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नियासिन। लेकिन नियासिन कोई विटामिन नहीं है, ये विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कभी कभी रासायनिक नाम दिया जाता है, ना कि डायरेक्ट आपको वो विटामिन दिया जाए। अब जैसे ही आपसे पूछ लिया जा रहा है रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, आप बताएंगे विटामिन ए, लेकिन विटामिन ए ऑप्शन में हो ही ना, और इसके अलावा आपको दिया जाए रेटिनॉल। तो इसलिए यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से उनके जो रासायनिक नाम हैं वो भी पता होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर जो पेलाग्रा रोग है ये वैसे तो अगर हम बात करें तो ये होता है विटामिन B3 की कमी से, और विटामिन B3 का ही रासायनिक नाम होता है नियासिन। तो देखिए विटामिन B3 कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नियासिन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही इसका सही आंसर होगा। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कई सारे, यानी विटामिन बी के कई सारे आपको देखने को मिलेंगे विटामिन, जिनमें विटामिन B1, B2, B3, देखिए B4 कोई भी विटामिन नहीं होता है इस विटामिन कॉम्प्लेक्स में। इसके बाद आता है B5, B6, B9 और B12, यानी 7 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता। ये विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं और इनके अलग अलग कमी से अलग अलग रोग देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें विटामिन B5 की, तो विटामिन B5 के कारण, यानी विटामिन B5 का जो कार्य होता है ये होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है विटामिन B5। और विटामिन B2 इसकी कमी से रेडनेस होती है, यानी हमारी जो त्वचा है वो शुष्क हो जाती है विटामिन B2 की कमी से। इसी प्रकार से विटामिन B6 है, और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसे एक सिंड्रोम रोग भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, को अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में माना जाता है? किसे प्राणी जगत के उभयचर माना जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट इसका सही आंसर होगा, और ब्रायोफाइट को ही उभयचर के रूप में, एम्फीबियन के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 में कहाँ पर हुई थी, किस स्थान में मृत्यु हुई थी? तो देखिए वास्को डिगामा जो कि एक पुर्तगाली खोजकर्ता था, और इसने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। ये भारत के कालीकट, यानी समुद्री तट है कालीकट, वहाँ पर ये उतरा था वास्को डिगामा 1498 में, और फिर 1524 में इसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है? ये होती है कोच्चि में। कोच्चि में वास्को डिगामा की मृत्यु हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 ईस्वी तक चला? तो इस समय भारत में जो शासन है दिल्ली सल्तनत चल रहा था पैरेलल अगर हम बात करें, और गुजरात में आखिरी जो हिंदू राजवंश था इस समय वो था वाघेला राजवंश। तो वाघेला राजवंश यहाँ पर आखिरी हिंदू राजवंश था गुजरात के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? तो देखिए जो ट्रिब्यूटरी रिवर होती हैं उनको उनके बारे में हमको पता होना चाहिए, किस नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी नदी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सरवरी नदी है, इंद्रावती नदी है, मंजीरा नदी है, ये तीनों नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और उसके अलावा जो बराकर रिवर है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बराकर रिवर दामोदर रिवर की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी जो कि आपको देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, और वहाँ पर ही बराकर रिवर इसकी सहायक नदी है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न
कौन सा नृत्य यानी डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। यानी चारों जो यहाँ पर नृत्य दिए हुए हैं ये चारों पंजाब के ही नृत्य हैं और कौन से नृत्य के अंदर प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है, तो इसका सही आंसर है टप्पा। टप्पा नृत्य के अंतर्गत एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। और अभी कल की क्लास में ही यानी जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था, जब वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, यानी कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, लोक नृत्य नहीं है, उसमें टप्पा ऑप्शन था। तो हमने आपको बताया था कि टप्पा पंजाबी लोक नृत्य है, पंजाबी लोकगीत है टप्पा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यानी ब्लू पहाड़ियाँ किसे कहा जाता है, ब्लू पर्वत किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ियों को ही ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी पहाड़ियाँ दी हुई हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो खासी हिल्स हैं यानी खासी पहाड़ियाँ जिन्हें खासी हिल्स भी कहते हैं, तो खासी गारो खासी और जयंतियाँ ये जो हिल्स हैं ये कहाँ हैं, ये हैं मेघालय के अंदर, मेघालय में ही है खासी हिल्स। उसके अलावा बात करें अगर हम इलायची पहाड़ियाँ जिन्हें कार्डेमम हिल्स भी कहते हैं, ये हैं हमारी केरल के अंदर, केरला में स्थित है। वेस्टर्न घाट वाला ये एरिया है, इलायची पहाड़ियाँ वहीं पर स्थित हैं। उसके अलावा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ये भी हमारी केरल में स्थित हैं। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत जो बॉर्डर है केरल और तमिलनाडु का वो भी इन पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डैश मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। यानी कौन सी मृदा है जो सर्वग्राही समूह के नाम से जिसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा लाल मृदा। यानी जो लाल मिट्टी है ये सर्वग्राही समूह के अंतर्गत आती है। उसके अलावा बात करें अगर हम काली मिट्टी की, तो ये होती है कपास के लिए उपयुक्त, और महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डैश को अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है। यानी कौन सा निम्न में महल है जिसे अम्बा महल के नाम से जाना जाता है, तो इसमें अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है। तो अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है किसे, मैसूर महल को। यानी जो मैसूर में महल बना हुआ है उसे ही अम्बा विलास कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मैसूर महल। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया। तो देखिए कई सारे संशोधन हमारे संविधान में किए गए, अब तो इनकी संख्या 100 के ऊपर है जो हमारे संशोधन किए गए इस संविधान में। और देखिए जो संविधान की प्रस्तावना है इसको भी संशोधित किया गया है। और कब किया गया, तो ये किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। और जो 42वां संविधान संशोधन था इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 के अंतर्गत, इससे तहत बहुत सारे नियमों को संविधान के अंतर्गत बदला गया। कई जगह आप देखेंगे इस संविधान संशोधन को, यानी जो इम्पोर्टेंट वर्क संविधान के अंदर किया गया वो कहीं ना कहीं 42वें संविधान संशोधन से बहुत ही ज़्यादा किया गया। और 1976 में ही 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, जिनमें है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 शब्द इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में इनको जोड़ा गया, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। इसीलिए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। उसके अलावा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन 1978, 2 साल बाद ये संशोधन होता है। और इसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट जो वर्ग किया गया संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकार हुआ करता था, इसको मूल अधिकार से हटाकर 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। इसे कानूनी अधिकार बनाया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर। तो ये 2 इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हैं जो हमारे ऑप्शन में मौजूद हैं और इनके अंतर्गत कई सारे इम्पोर्टेंट वर्क किए गए। तो ये हमारे आज के 13 क्वेश्चन थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज के क्लास में हमको देखने को मिले। आप देख भी सकते हैं एमटीएस में भी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी नवंबर में होना है और ये तो एसएससी के द्वारा ही कराया जाने वाला एग्ज़ाम है। तो इसमें भी जो क्वेश्चन आएंगे कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, यानी सेम तो नहीं होंगे बट यही पैटर्न वहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी के द्वारा भी ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाता है। तो इसलिए काफ़ी बेनिफिशियल है और एमटीएस के लिए तो है ही, क्योंकि एमटीएस के ही ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो कि एसएससी के द्वारा
पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन, इसीलिए हमने ये सीरीज को स्टार्ट किया है। हमने पहले CHSL के क्वेश्चन देखे, MTS के क्वेश्चन देखे, और आगे हम जो आगामी हमारे एग्ज़ाम्स हैं टेट और CTET के, उनके बारे में भी हम जल्दी ही क्वेश्चन लाने वाले हैं। क्वेश्चन को हम जल्दी ही आपके सामने लाएंगे, क्योंकि जो CTET हो या टेट हो, जिनमें क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड, तो उनमें एक बड़ा रोल रहता है, मेजर रोल रहता है किनका, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, यानी उससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GK तो वहाँ पर कम पूछी जाती है, बट उसमें साथ में लगी हुई होती है आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।